we will be briefly discussing what the electric field is. So our discussion will be prior to the electric field. As you all have completed the electrostatic force. So basically discussing about the electrostatic force, it's a type of the non-contact forces which is between the charged particles or the charged bodies. Suppose these are the two positive charges, they will repel each other with some force. And this force, as we know, was told as electrostatic force in the first और सेकंड लेक्चर. और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है K(Q1Q2)/r² अपॉन अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, जहाँ पे इस K का मतलब होता है 1/4πε0. So briefly discussing again, we will be discussing about the electric field. Now what are electric field? The word field itself means it's a region. Field basically means a region. Now what kind of region for what this region is? So field basically means a region, and this is a region which is associated with that non-contact force. मतलब ये है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल किसी और दूसरे चार्ज पार्टिकल पर किस डिस्टेंस तक फोर्स लगाएगा वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है या वो रीजन है जहां पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकता है. ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज इतनी ही है, अगर आप यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दें तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो फोर्स नहीं लगेगी, और वही यही चार्ज पार्टिकल अगर आप अंदर रखते हैं तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी. तो यही फर्क आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बॉडीज डायरेक्टली ऐसे कॉन्टैक्ट में होती है, जब कॉन्टैक्ट में होती है तो उनका फोर्स लगती है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, बॉडी एक डिस्टेंस पे फिर भी उनके बीच फोर्स लग रही है. ठीक, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से. किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो कि अभी आपने पढ़ी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं तब जो उनके बीच फोर्स लगती है. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ में कंफ्यूजन है, जैसे पहले जो मैंने आपके लिए वीडियोस अपलोड किए हैं आप उनको देख के उससे क्लियर कर सकते हैं. अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना हो तो आपके बुक में एक डेफिनेशन लिखी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट मच फोर्स व्हिच एक्ट ऑन, ठीक है, एनी चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 1 कूलम चार्ज. ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही फोर्स होती है, ठीक है, जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा रहा होगा. मतलब ऐसा समझिए कि कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट मच फोर्स व्हिच इज बिटवीन सम चार्ज q एंड अ 1 कूलम चार्ज. इसको हम बेसिकली टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक q है चार्ज है और एक q चार्ज है, q1 q2 चार्जेस है. q1 की वजह से q2 पे फोर्स कितनी लगेगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बोलोगे फोर्स होता है k q1 q2/r². वेरी ट्रू. अगर मैं आपसे पूछूं कि q1 की वजह से q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो फिर आप मुझे कैसे बताओगे? तो ये एक सिंपल रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मॉड ऑफ फोर्स वेक्टर बाय q0. अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाया, फोर्स वेक्टर दिखाया. आप फोर्स जानते हो कि फोर्स क्या होती है? फोर्स आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन. तो बेसिकली जो हमारी फोर्स है वो दो चीजों से बनी है. जो हमारा फोर्स वेक्टर है वो दो चीजों से बना है. एक आपका मैग्नीट्यूड है, दूसरा आपका डायरेक्शन है. और यही चीज हमें क्या बताती है? यही चीज हमें बताती है किसी भी सिस्टम पर कितनी फोर्स है. अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये उस फोर्स की वैल्यू है. जैसे कि मान लीजिए 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स में लगा रहा सपोज, या 10 न्यूटन में ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है, या वेस्ट जिधर भी लगा रहे हैं.
अगर 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बताता है ये 10 न्यूटन और एफ डायरेक्शन मुझे बताता है वेस्ट। एक्चुअली ये एफ डायरेक्शन भी कुछ मैथमेटिकली वेक्टर के फॉर्म में होता है जो हम आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में करते हैं। सो बेसिकली चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। इस पे आने से पहले मैं आपको कूलम्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा और डिस्कशन लूंगा। कूलम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक्चुअली इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप सब देख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर देख सकते हो। इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रिलेशन हमें नहीं बताता कि F क्या है। अगर हम इसको इस टाइप से लिखें तब इस चीज का मतलब है, ये चीज बताता है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, जहाँ पे R आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ये लिखते हैं तो इस चीज का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि किसी वेक्टर का स्क्वायर, किसी वेक्टर का डिवीजन इनवर्स ले रहे हैं हम, 1/r वेक्टर का होल स्क्वायर ले रहे हैं ना, यहाँ r वेक्टर का होल स्क्वायर। ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर से नहीं डिवाइड कर सकते। वेक्टर को किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो, पर किसी भी क्वांटिटी को या किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली। मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड कर दो। तो ये रिलेशन भी एक तरीके से रॉन्ग है। ये रिलेशन जो है इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। देखिएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब डॉट आर कैप। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड का होल क्यूब डॉट आर कैप। आर कैप क्या बताता है? हमको डायरेक्शन बताता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो अभी हम फोर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने आपको दो इक्वेशन बता दी, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म, जो कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वो वीडियोस भी देख लें एक बार, कि उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो। तो उन वीडियोस को आप पहले देख लेना, मैं बस उसका एक छोटा सा रिवीजन का पार्ट ले रहा हूँ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। दो टर्म्स आपके ऊपर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन है, और दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताती है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको ये बताता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये बताती है किस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दोनों चीजें बता देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेक्टर्स दो चीजों में मिलकर बने होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा लिख लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। तो एक बेसिकली हमें एक रिलेशन मिल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि मैथमेटिकली ये बोलते हैं कि मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है और हम r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, तो उसका तरीका क्या होता है? हम +1 कूलम का यहाँ पे चार्ज रख देते हैं, और उस +1 कूलम के चार्ज को रखने के बाद हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन Q0। ये Q0 कौन वाला Q0 है? ये वाला, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो ऑनलाइन मैंने लिया था, मैंने उसमें समझा दिया था। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस बेसिकली डील करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए थे ऑनलाइन, पर आप लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो अब क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डील करते हैं। बहुत ही सिंपल हम क्वेश्चंस लेके चलेंगे। जैसे आपने कूलम्स फोर्स के लिए क्वेश्चंस लिए थे, वैसे ही क्वेश्चंस हम लेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, तो फिर अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन। जो आपका सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन CBSE वगैरह पूछ लेता है वो ये,
एक क्वेश्चन मैंने लिखा और यहाँ पे सपोज मैंने आपको लिखा कि 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ 10 meters, suppose what will be electric field? तो मतलब बेसिकली कंडीशन ये कि 5 कूलम का चार्ज है, 10 मीटर की यहाँ डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बतानी है तो आप क्या करोगे? जिस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, हमेशा ये चीज नोट करना, अगर क्वेश्चन इस टाइप में सॉल्व करने हैं तो कूलम्स लॉ जो तुमने पढ़ी है उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना, फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होने वाली है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरा, इस डायरेक्शन में फोर्स निकालने में चार्ज की दूसरी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ +1 कूलम का चार्ज मान लेना। क्या मान लेना? +1 कूलम का यहाँ पे चार्ज मान लेना, और यहाँ पे तुम फोर्स निकाल लेना, जो फोर्स निकालोगे वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे कि 5 कूलम में 1 कूलम है, तो जो तुम्हारी फोर्स होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा k डॉट 5 डॉट 1/10² मतलब k/20। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी? k की वैल्यू 9 × 10⁻9 है एयर के केस में। अगर कोई और मीडियम ले लेते हैं तो यहाँ पे एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये आपकी k की वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से k/20 आंसर है। मैं k के टर्म्स में ज़्यादा आंसर लीव करूँगा, क्योंकि k की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। k की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2 यूनिट, इसकी यूनिट आपको याद रखनी है। तो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1D या लीनियर प्रॉब्लम्स। तो लीनियर प्रॉब्लम बेसिकली आसान भी होती है, टिपिकल भी होती है। मैं आपको टिपिकल भी करवाऊंगा। टिपिकल में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। आपने जो लैम्डा, सिग्मा और रो वाला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उस चीज़ को हम लगा देते हैं, तो उससे हमें और टिपिकल क्वेश्चन मिलते हैं। वो भी मैं बेसिकली आपको करवा दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अभी हम थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब सपोज यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे भी 10 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे बीच में मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूँ, ठीक। हाँ, ये डिस्टेंस को सपोज आप ले लीजिए 10 मीटर और ये डिस्टेंस को आप ले लीजिए 5 मीटर्स। तो अगर बीच में मैंने अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली है तो आप बेसिकली करोगे क्या, आप यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखोगे। पहले क्वेश्चन देखो अच्छे से, 10 कूलम का चार्ज लेते हैं, 10 कूलम का चार्ज लेते हैं, बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस, 5 मीटर इधर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ लिया। तो अगर आपको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको +1 कूलम का चार्ज रखना पड़ेगा, उस +1 कूलम पे आपको फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो उस +1 कूलम पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, 10 × 1/5², k × 10 × 1/5², और इस 10 कूलम की वजह से इस पे इस तरफ फोर्स है k 10 × 1/5²। अब ध्यान से देखो, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है k 10/5², और एक फोर्स k 10/5² इधर लग रही है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। तो जो आपकी नेट फोर्स है वो 0 आ रही है, क्योंकि नेट फोर्स 0 आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहीं पे स्टूडेंट्स कर देते हैं गलती ये करते हैं कि वेक्टर 0 नहीं होता है, वेक्टर हमेशा नल वेक्टर के बराबर होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड अगर मैंने लिखा होता है इस टाइप से तो ये चीज मेरी एब्सोल्युटली करेक्ट होती है, पर अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ f वेक्टर बराबर 0 तो ये चीज मैथमेटिकली रॉन्ग है। इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, इस चीज को मत लिखिएगा इस टाइप से। या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, दोनों चीजें करेक्ट, पर ये चीज करेक्ट नहीं। सो pause the screen and note down the questions. Okay, let us do the next question. तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन मैं और करवा लेता हूँ। 10 कूलम का चार्ज इधर, 10 कूलम का चार्ज इधर, और 10 मीटर की डिस्टेंस, 3 मीटर पर एक पॉइंट है P। What will be
इलेक्ट्रिक फील्ड एट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बताना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बताना है तो आप क्या करें, हमेशा की तरह पुराना प्रोसीजर, यहाँ पे +1 कूलम का एक चार्ज रखेंगे, इस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स कितनी आनी चाहिए, के 10 × 1 बाई ये डिस्टेंस 3 स्क्वायर, और इस 10 कूलम की वजह से इस पे फोर्स कितनी आनी चाहिए, के × 10 × 1 अपॉन ये डिस्टेंस होगी आपकी 7 बाई 7 स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, k × 10 के बाई 7 स्क्वायर की फोर्स लग रही है इधर, और 10 के बाई 3 स्क्वायर की फोर्स लग रही है इधर। तो नेसेसरीली ये फोर्स बड़ी होगी, भाई ये चीज क्लोज है तो इस पे रिपल्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा, और यहाँ 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर, तो एक तरीके से ये फोर्स बड़ी है। तो अगर ये फोर्स बड़ी है तो हम लिख सकते हैं 10 के बाई 3 स्क्वायर माइनस 10 के बाई 7 स्क्वायर। अगर आप ये ना जज कर पा रहे हो कि फोर्स कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, लॉजिकली नहीं जज कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे मॉड लगा दें। मॉड का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिकली, कैलकुलस वाले में मॉड की नहीं बात कर रहा हूँ, मॉड आर वेक्टर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूँ। मॉड क्या करता है, मॉड -7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है +7, तो वैसे ही यहाँ पे मॉड लगा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हो, ठीक। 10 के को कॉमन कर लो, यहाँ 49 - 9 बाई 49 × 9। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 400 के बाई 49 × 9 ये आपका आंसर है। पर ये क्या है, ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ +1 कूलम रख के फाइंड करें तो फोर्स फाइंड करें, नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड कर रहे हैं। यहाँ +1 कूलम रख के जो फोर्स फाइंड करने वाला मैंने बताया वो एक ट्रिक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ कॉन्सेप्ट, आप जब थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज़। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया 400 × 9 × 10⁹ बाई 49 × 9, या 400 अपॉन 49 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। तो आई थिंक ये वाला आपको पार्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ले ली जो 60 डिग्रीज पे इक्विलैटरल ट्राइंगल टाइप, हर एक साइड पे चार्ज Q, या इस साइड पे मैंने पॉइंट P ले लिया। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू एट P कितना होगा अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। अगर नहीं अच्छा है तो आप बस क्वेश्चन लगाते हैं, जो आपको धीरे धीरे वेक्टर क्लियर हो जाएगा। इस क्यू की वजह से अगर हम यहाँ +1 कूलम चार्ज रखते हैं तो फोर्स किधर लगेगी, इधर, और इस क्यू की वजह से इधर। पहले डायरेक्शन लिखते हैं, तो मतलब एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अच्छा, ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स होगी KQ बाई 1 स्क्वायर। वैसे ये फोर्स कितनी होगी, ये भी होगी KQ बाई 1 स्क्वायर, 12 नहीं, ये 1 स्क्वायर। तो आपको बेसिकली ऐसा कुछ मिल गया, 60 का एंगल KQ। अब एक फोर्स ऐसे लग रही और एक फोर्स ऐसे लग रही, दोनों के बीच का एंगल ऐसे 60 बन रहा है। तो आपको ये बात पता थी कि जब दो वेक्टर्स हो F1 और F2, उनके बीच एंगल थीटा हो, तो F रिजल्टेंट होता है, मॉड ऑफ F रिजल्टेंट होता है √ओवर मॉड ऑफ F1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड F1 मॉड F2 cos थीटा।
होल स्क्वायर। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों फोर्सेस से हम दोनों को f मान सकते हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 60 डिग्री का होल अंडर रूट, मतलब यहाँ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो आपको मिल गया 3f स्क्वायर होल अंडर रूट में। तो इसका मतलब आंसर क्या है, f√3, और f क्या था, kq, मतलब kq√3 विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा, kq√3, kq√3 विल बी द आंसर। सो वेलकम स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द मिडल ऑफ द वीडियो, थोड़ा सा मुझे काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ गया था। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आई थिंक मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था। अब हम थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, मैं कई तरीके का सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में बना सकता हूँ जो मैंने कूलम्स फोर्सेस में बनाए थे। जैसे कि आपका ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपको कई स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, और एकदम उसके मिडिल में एट पॉइंट ओ, जहाँ पे उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता हूँ। जाहिर सी बात है कई स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसका आंसर दे देंगे कि इसका आंसर तो भाई ये क्या है, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बराबर नल वेक्टर। ऑब्वियसली यही आंसर आना है। तो ये आंसर आएगा कैसे, हम थोड़ा देखते हैं। तो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, आपको क्या करना होता है, वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज प्लेस करना होता है। इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स इस तरफ लगेगी, और कितनी लगेगी, kq.1 बाई, सपोज ये डिस्टेंस d रही हो, d²। इसी हिसाब से इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, kq/d², नीचे की तरफ भी kq/d², और इस तरफ भी kq/d²। मेरा काम आपको क्वेश्चंस बनाना या क्वेश्चंस करवाना नहीं है। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये सिखाना है। तो देखते हैं इस फिगर में। सबसे पहले आप स्क्वायर की थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लें। अगर आपको किसी फिगर की प्रॉपर्टी पता है तो वो आप बहुत आसानी से उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी एंगल 90 पे होता है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये पूरा डायगोनल आपका a√2 का, मतलब ये अगर a है, ये a है, तो ये a√2 होगा, तो ये जो हिस्सा होगा वो होगा a√2/2, मतलब a/√2। तो हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a/√2 होगी। सेम ये डिस्टेंस भी a/√2 होगी। इस हिसाब से हमें सारी डिस्टेंसेस मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पे इसको +1 कूलम का यहाँ पे हम चार्ज रखते हैं, तो इस डायरेक्शन में अलोंग दिस लाइन एक फोर्स लगेगी। वो कितनी लगेगी, kq1, मतलब q2 क्या है, 1 कूलम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अबाउट ओ की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारी एक फोर्स तो ऐसे लगेगी। दूसरी फोर्स देखो, इस q2 की वजह से किधर लगेगी, इधर लगेगी, तो वो कितनी होगी, kq/a/√2 का होल स्क्वायर। इस q की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, kq/a/√2 का होल स्क्वायर। और इस q की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो वो होगा kq/a/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो kq/a√2 का होल स्क्वायर और kq/a√2 का होल स्क्वायर आमने सामने, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। वैसे ही kq/a√2 और kq/a√2 आमने सामने, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो मतलब ये जो एक तरीके का डायग्राम बन रहा था, ये फोर्स बैलेंस का डायग्राम था। मतलब इस पॉइंट पे नेट फोर्स हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर फोर्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे +1 कूलम का चार्ज मानिए और फोर्स कैलकुलेट कीजिए। जो आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 न्यूटन पर कूलम। आई होप क्वेश्चन क्लियर थोड़ा सा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, तो हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के 2D फिगर्स में आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में डिस्कस करना चाह रहे थे 3D फिगर का। उससे पहले हम थोड़ा इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। एक सर्कल वाला क्वेश्चन था मेरे पास, मेरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा देख के डर जाते हैं, हालांकि इसमें डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसको हम क्लॉक क्वेश्चन भी बोलते हैं कभी कभी। क्लॉक क्वेश्चन में क्या है कि आपका जैसे घड़ी होती है, वैसे आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, घड़ी के नंबर्स को मैंने चार्जेस से रिप्लेस कर दिया। ये 12 कूलम का चार्ज है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3, ये 4, इस टाइप से मैंने 12 चार्जेस को प्लेस किया है। ये डिस्टेंस जो घड़ी का सबसे बड़ा वाला हाथ होता है, मैं उसको 1 मीटर मान लेता हूँ। ओ पॉइंट है एक, मैंने पूछ लिया what will be electric field about O। इस पॉइंट पे बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे पूछी। तो इस टाइप के सवाल को करना बहुत आसान होता है। अगर आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता है, थोड़ा बहुत वेक्टर आता है, तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। नहीं लगता है तो मैं अभी इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप इसको देखिए फिर। ओके, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अगर आपको अबाउट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, +1 कूलम का हम चार्ज कहाँ मान लेंगे, O पे। अब उस पर हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो 12 की वजह से इस पर कितनी फोर्स लगेगी। अगर ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है और ये 12 कूलम का चार्ज है, इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी K 12 × 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, या नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो 12 K। तो नीचे की तरफ फोर्स लगी हमारी 12। वैसे ही इस 6 की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, 6 K। वैसे ही इस 1 की वजह से, मतलब इस 8 की वजह से, सॉरी 7 की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में 1 की तरफ 7 के, और जस्ट उसके सामने की कौन सी लगेगी, इस 1 की वजह से 1 के। इस 5 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी 11 की तरफ 5 के, और जस्ट उसके सामने 11 के। इधर आपकी आएगी 9 के, और इधर आपकी आएगी 3 के। फिर आपकी एक फोर्स इधर आएगी 8 के, और इधर आई थिंक आपकी आएगी 2 के। ठीक है, इधर आपकी एक फोर्स आएगी 10 के, और जस्ट इसके सामने आ जाएगी 4 के। अब अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अब यहाँ रेजोल्यूशन का सारा खेल है और आपकी सारी कैलकुलेशन का खेल है। तो कैलकुलेशन आप हार्ड मत करो, आप कैलकुलेशन स्मार्ट करो। सबसे पहला आपका ये काम करो, जो वेक्टर आसानी से कट जाए या रिजॉल्व हो जाए उसको आप रिजॉल्व करो। जैसे देखो 6 और 12 एक दूसरे के आमने सामने, कि ऐसा वाला कुछ केस है कि 10 न्यूटन फोर्स आप इधर लगा रहे हो और 5 न्यूटन फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो नेट फोर्स इधर किधर लग रही है, 5 न्यूटन, जैसा आपका वेक्टर का रूल है। तो वैसे ही 6 के ऊपर 12 के नीचे, तो नीचे की तरफ कितना, 6 के, तो इस 6 के इरेज करके हम यहाँ क्या लेंगे, नीचे की तरफ 6 के। वैसे ही यहाँ भी 6 के, 11 के सामने 5 था तो 6 के, 10 के सामने 4 था तो 6 के, और 3 के सामने 9 था तो यहाँ भी 6 के, 8 के सामने 2 है, ये भी 6 के, और 1 के सामने 7 तो ये भी 6 के। तो देखो 12 वेक्टर्स हमने स्टार्ट किए थे, हम कितने रिजॉल्व करके लिया, 6 वेक्टर्स। किधर किधर
6 की तरफ, 5 की तरफ, 4 की तरफ, 3 की तरफ, 2 की तरफ और 1 की तरफ, सब 6 के हैं। अब इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, बट एक्चुअली ये भी इजी है अगर आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता है तो। सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? हर हैंड के बीच का एंगल 30 डिग्री। अगर हर हैंड के बीच का एंगल 30 डिग्री तो ये पूरा 90। अब मैं इस 90 के अबाउट ही सब करूंगा। जैसे कि अगर मैं इस 6K की बात करूं, सबसे पहले इस 6K की बात करते हैं। ये पूरा एंगल है आपका 60 डिग्री और ये 6K इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6K cos 60 और ऊपर आपका एक इसका रिजोल्यूशन आ जाएगा 6K sin 60। तो एक वेक्टर ये रिजॉल्व हो गया। अब ये 6K है और यहाँ 30, तो नीचे आएगा आपका 6K cos 30 और यहाँ ऊपर आपका आ जाएगा 6K sin 30। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका वेक्टर का सिंपल रूल है, अगर आपका ए वेक्टर इधर दिया है और ये एंगल थीटा है तो इधर हो जाता है ए cos थीटा और ऊपर की तरफ हो जाता है ए sin थीटा। उस रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन किया। अब वैसे आप नीचे भी कर सकते हैं। 6K है, 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ ऐड हो जाएगा और क्या 6K cos 30, भाई इतना पहले से था, एक एडिशनल को 6K cos 30 और नीचे की तरफ क्या होगा इस 30 का एंगल, मतलब ऐसे आप देखो ना, ऐसे ये 30, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6K sin 30, तो मतलब अब नीचे वाले 6K क्या मान करेंगे प्लस 6K sin 30। उसी तरीके से अब देखो ये 6K रिजॉल्व होगी तो उसको भी मिटा दो। अब ये 6K जो है ये इस पूरे का एंगल कितना बना रहा 60 का, तो यहाँ फिर आ गया 6K cos 60 और नीचे आ गया 6K sin 60। तो ध्यान से देखिए हमने 12 वेक्टर से स्टार्ट किया था, हमने 6 वेक्टर में रिजॉल्व किया और 6 के बाद हम कितने वेक्टर पे आ गए 3 वेक्टर पे आ गए। 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं ना। अब देखिए मैं यहाँ से ए वेक्टर और गायब कर दूंगा, 6K sin 60, 6K sin 30, ऊपर भी क्या 6K sin 30, 6K sin 60, तो क्या ये इतना पार्ट में कैंसिल कर सकता हूँ इतने से? बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए 6K plus 6K sin 30 plus 6K sin 60, 6K sin 60, 6K sin 30, तो अगर मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ तो ये पार्ट भी मैं इरेज कर सकता हूँ और ऊपर वाला वेक्टर मैं हटा सकता हूँ। अब देखिए 12 से स्टार्टिंग की थी, हम 2 वेक्टर्स पे हैं, एंगल दोनों के बीच 90 है, 6 और 3 है, 6 और 3 के बीच की फोर्स कहाँ लगनी चाहिए 4.5 पे लगनी चाहिए। ध्यान दीजिए, तो उस हिसाब से अगर 2 वेक्टर्स ऐसे में दे दूँ ए और बी, उनके बीच का एंगल 90 हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पे cos थीटा कौन सा एंगल होगा cos थीटा a और b के बीच का एंगल होगा, जो कि इस वक्त 90 है, तो ये टर्म हो जाता है 0, तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ 6K है और यहाँ 6K cos 60, 6K cos 30, इस टाइप से सब दिया है, तो हम लिख सकते हैं 6K प्लस 2 इंटू 6K cos 60, 2 बार 6K cos 60 आया है, प्लस 6K cos 30 2 टाइम्स। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, हम यहाँ हाफ पुट करेंगे, दो कैंसिल हो जाएगा, तो 6K प्लस 6K मतलब 12K प्लस 12K cos 30 डिग्री, 12K को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 होता है आपका √3/2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √3/2। ठीक है, तो ये वाला जो आपको वेक्टर मिल रहा था ये कितना है, ये आपका है 12K 1 प्लस √3/2, और नीचे जो आपको वेक्टर मिल रहा है वो कितना है 6K। अब आप इस चीज में उसको पुट करो, पुट करके आप आंसर निकाल लो। ठीक है,
इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब अगर हम यहाँ 6k कर दें और यहाँ 2 कर दें तो 2 + √3 हो जाएगा, वो 6k को बाहर कर लेंगे तो उस हिसाब से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब अब इसके आगे आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होगा 6k का होल स्क्वायर प्लस 6k का होल स्क्वायर 2 + √3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट में होल। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, जहाँ पे k की वैल्यू आपकी होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर बेकार है। ये k की वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये होगी न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। जब मैं डाउट सेशंस रखूंगा तो डाउट सेशंस में आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप मुझसे पूछ सकते हो। जो स्टूडेंट्स इस प्लेलिस्ट को मतलब अभी पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या तो गूगल मीट का ग्रुप है जो वो ज्वाइन कर लें। तो मैं उस पर लाइव क्लासेस लेता हूँ। लाइव क्लासेस में कुछ चार्जेस हैं, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, बाकी लोगों के लिए, तो वो लोग देख लेंगे अपना। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे। कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो अगर हम उनकी बात करें तो जैसे कि एक मेरे पास एक बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक रॉड है जिसको हमने लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज किया हुआ है, और किसी पॉइंट P पर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूँ। ठीक है, एक रॉड है, उसकी लेंथ L है और एट अ डिस्टेंस ऑफ B हमने आपसे पूछ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो लैम्डा कूलम पर मीटर एक चार्जिंग है, हम चार्ज करते हैं जब रॉड को बाय इंडक्शन या कैसे भी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एक स्फीयर है, आप उसको चार्ज कर दो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हो सकता है। लीनियर हो सकता है, मतलब एक लाइन के थ्रू, लेंथ के थ्रू। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है या वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है। अलग अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, मतलब क्योंकि एक रॉड है तो उसका एरिया तो सरफेस एरिया तो नेग्लिजिबल है एक तरीके से। तो अगर हम रॉड की बात करते हैं और लैम्डा कूलम पर मीटर की चार्जिंग की बात करते हैं तो मतलब लेंथ वाइज हर पॉइंट पे चार्ज अलग अलग होगा। मतलब अगर हम x लेंथ पे बात करें तो x पे चार्ज होगा कितना, लैम्डा x। वैसे अगर हम x1 पे बात करें तो कितना चार्ज हो गया, लैम्डा x1, उतनी दूरी पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन की। जैसे कि आपका ये रॉड है, आप करोगे क्या, L लेंथ का रॉड था, इस पॉइंट से, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट से x पे जाओ, एक dx का एलिमेंट चुन लो, जो dx थिकनेस का एक एलिमेंट चुन लो। इस dx थिकनेस में हम मान लेते हैं, कि जो चार्ज होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, वो चेंज नहीं होगा। वरना आप किसी भी पॉइंट पे लो तो चार्ज चेंज होता है। मतलब इस dx को हम इतना छोटा मानते हैं कि इस पे चार्ज चेंज नहीं होगा। तो इतने पॉइंट में जो छोटा सा चार्ज dq आएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो छोटा सा चार्ज dq आएगा, वो क्या होगा, लैम्डा डॉट dx होगा, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है चार्ज बाई लेंथ। चार्ज बाई लेंथ होता है, तो चार्ज कितना हो गया, लैम्डा डॉट लेंथ। अब यहाँ छोटे से चार्ज की बात कर रहे हैं क्योंकि छोटी सी लेंथ है, तो dq बराबर क्या हो गया, लैम्डा dx। तो अगर हम अब इस पॉइंट को देखें तो अब हमें क्या मिल जाता है, इस पॉइंट पे चार्ज है हमारा लैम्डा dx और डिस्टेंस यहाँ की इतनी दूरी की है x, और इस पॉइंट पे हमसे पूछ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको गॉसियन फॉर्म पढ़ाया था इसका, मतलब कूलम्स लॉ के फॉर्म में इसको पढ़ाया था। के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो क्यू की जगह हो गया लैम्डा डी एक्स बाई आर की जगह क्या है, एक्स लिया था हमने, एक्स स्क्वायर। अभी काम नहीं खत्म हुआ है, ये एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटे से चार्ज की वजह से। ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अच्छा माना है हमने पॉजिटिव चार्ज, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, तो इस वजह से अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, तो अगर हम सबको जोड़ दें एक साथ, तो क्या हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है, समेशन DE1 प्लस DE2 अप टू DEn तक। ठीक, तो अब ये चीज क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने उस रॉड को तोड़ दिया है और उस छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ जीरो से बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और यहाँ इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, इस डी से इस पूरे लेंथ तक। पूरी लेंथ कितनी है, L प्लस डी है, तो मतलब डी से L प्लस डी तक। अब ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के लैम्डा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स डॉट के एक्स ऊपर गया तो क्या हो गया, एक्स पावर -2 डी L प्लस डी। ठीक, तो थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको ऊपर मिटा के इसको लिख के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के लैम्डा इंटीग्रेशन डी एल प्लस डी एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यहां हो गया एक्स पावर -2 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर -2 प्लस वन बाई -2 प्लस वन, जो कि होगा एक्स पावर -1 बाई माइनस। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस के लैम्डा बाई एक्स, माइनस के लैम्डा इंटू 1 बाई एक्स, और लिमिट लगी है इस पे कहां से कहां तक, L प्लस डी पे डी तक। तो अगर लिमिट इस पे ये लगी है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, के लैम्डा 1 बाई एल प्लस डी माइनस 1 बाई डी। मेरे हिसाब से ये आंसर है, माइनस के लैम्डा 1 बाई एल प्लस डी बाई एल प्लस डी। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो तो मैथ्स है थोड़ी, तो माइनस के लैम्डा डी माइनस एल माइनस डी बाई एल प्लस डी डॉट डी, चाहे डी डी कैंसिल हो गया, माइनस एल माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के लैम्डा एल बाई एल प्लस डी डॉट डी। तो ये आपका फाइनल आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये वाला। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चंस माने जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चंस माने जाते हैं इस टाइप के। अब इसमें कई वेरिएशंस आते हैं, जैसे डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है आपका। क्यूब वगैरह तो लीनियर फिगर है तो इजीली सॉल्व होता है, उसमें इंटीग्रेशन करो नहीं लगता, पर स्फीयर हो गया, कोन हो गया, कोन और स्फीयर मिक्स कर दिया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो अभी आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर जो जेई बैच के होते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं, तो हम उन चीज़ों को बाद में देखेंगे।